हेलो, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन मेंटेन 8+ CGPA इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स along with your competitive exams. So I myself शिवम दीक्षित welcoming you all on behalf of physics वाला गेट वाला। और हम सब जानते हैं कि अगर आपका CGPA अच्छा होता है तो ये बहुत जगह हेल्प करता है, आपके प्लेसमेंट में हेल्प करता है। इवन बहुत सारे PSUs हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके क्राइटेरिया होते हैं भाई 7.5 CGPA चाहिए, 7 CGPA चाहिए, तो आपको एक अच्छा CGPA मेंटेन करना होता है। तो आप बोलोगे सर अगर CGPA इतनी अच्छी चीज है तो फिर 8 CGPA क्यों मेंटेन करना है, क्यों ना हम 9.9 CGPA मेंटेन करें, क्यों ना हम 10 CGPA मेंटेन करें। बिल्कुल, अगर आप कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिल्कुल आपको करना चाहिए। लेकिन आप 10 CGPA या 9.5 CGPA मेंटेन कर रहे हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका मेन गोल होने वाला है उस गोल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, राइट। देखो 10 CGPA लाके भी क्या करने वाले हो आप, मतलब अगर आपका गोल है कि आपको हायर स्टडीज में जाना है तो 10 CGPA लाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा में जाके किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे या मार्स में जाके पढ़ोगे, राइट। अगर आपका गोल है PSU में जॉब करना या कोई बढ़िया जॉब करना तो ऐसा तो है नहीं कि आप चंद्रमा में जॉब करो जाए, आपको जॉब तो इंडिया में ही करना है, राइट। आपको पढ़ाई तो ISC बैंगलोर में ही करना है, राइट। तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात को आपको समझ होनी चाहिए कि किस चीज की कितनी जरूरत है, राइट, और कितनी रिक्वायरमेंट है, राइट, और किस चीज पे प्रायोरिटी देना है। तो आप डेफिनेटली CGPA को मेंटेन करिए, डेफिनेटली CGPA के लिए काम करिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो गेट हो, चाहे ESC हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे कैट हो, कुछ भी होने दो, आपको उसका भी प्रिपरेशन करते जाना है। ऐसा नहीं है कि सर पहले CGPA मेंटेन कर लेते हैं, पहले पूरा चारों साल पहले पढ़ लेते हैं, अच्छा CGPA आ जाएगा, फिर एक साल ड्रॉप लेंगे, फिर प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, ये मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है। बेटर ये होगा कि आप 9.5 की जगह में 9 CGPA मेंटेन करो, 8.5 CGPA मेंटेन करो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन साथ में आप करते रहिए। तो ये कैसे किया जा सकता है उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो डिस्कशन होने वाला है ये मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा। जो बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं जो हमसे मिलते हैं हर साल, उनका क्या विचार रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, या उनके हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगा। 14 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बाय अलोंग विद द सेमेस्टर्स, तो वो हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, सेमेस्टर के सब्जेक्ट एक तरीके से आप देखो शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे बेस्ड होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 3-4 महीने की प्लानिंग में, राइट। अब ऐसा तो रेयरली मुझे कोई बंदा मिलता है कि जैसे सेमेस्टर चालू हुआ पहले दिन से पढ़ाई करना चालू कर देता है और लास्ट दिन तक एकदम पढ़ता रहता है और सेमेस्टर में बढ़िया नंबर लाता है। जनरली मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छे CGPA मेंटेन करते हैं वो भी एग्जाम के 2 या 3 महीने ही पहले अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी टाइम में वो भी उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, राइट। तो क्या ऐसा अलग कर रहे होते हैं वो बच्चे जो CGPA भी मेंटेन कर रहे होते हैं और साथ साथ में उनके सेमेस्टर में भी अच्छे एग्जाम आ रहे होते हैं और सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, वो बच्चे बेसिकली क्या करते हैं उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि CGPA कब डाउन होता है, राइट। CGPA डाउन तब होता है जब आप के कॉलेज में आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हो, कॉलेज के असाइनमेंट आप टाइम पे नहीं दे रहे हो, राइट। बैकलॉग पे बैकलॉग होता जा रहा है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है सेमेस्टर्स के लिए, करेक्ट, राइट। कॉम्पिटेटिव सिलेबस जो भी है वो मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा है ठीक है वो तो हो ही नहीं पाएगा तो चलो यही कर लेते हैं। तो आपको 2 अलग अलग तरीके की प्लानिंग करनी है, बात को समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक सेमेस्टर है जो कि थोड़ा शॉर्ट टर्म प्लानिंग के हिसाब से काम करता है और एक गेट का प्रिपरेशन है या कैट का प्रिपरेशन है या ESC का प्रिपरेशन है जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का पार्ट है, राइट। वो आज अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या इवन कई बार बच्चे 2 साल बाद प्रिपरेशन लाइक टाइम देते हैं, 2 साल बाद उनका एग्जाम दे रहे होते हैं। आजकल मैंने देखा है बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है
एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है कि बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। हमारे टाइम पे मतलब अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत, हमें तो पता ही गेट के बारे में थर्ड ईयर में चला था, आप समझिए इस बात को, राइट। और जनरली थर्ड ईयर के लास्ट में या फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करते हैं, फिर बच्चा ड्रॉप लेता था, ड्रॉप लेने के बाद प्रिपरेशन करता था। ये पुराना सिनेरियो हुआ करता था। लेकिन आज का बच्चा बहुत स्ट्रांग है, राइट। आज का बच्चा बहुत स्ट्रांग भी है, स्मार्ट भी है। और जेनजी लोग क्या है ना, हर चीज की प्लानिंग थोड़ा पहले करके चलते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उनका जो गोल है ना वो कहीं ना कहीं क्लियर। हमें तो बहुत सालों तक मतलब आज मैं देखता हूं कि 8th के बच्चे से अगर पूछो आप कि भैया क्या क्या करना चाहते हो, तो वो पता नहीं एआई वीआई की बातें करने लगता है कि ये करना है वो करना है। ठीक है, उसमें से बहुत बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन बहुत बच्चों के पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, राइट। हमें तो पता भी नहीं था उस टाइम तक, राइट। हमें तो पता भी नहीं था कि जिंदगी में कभी कंप्यूटर सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। और कंप्यूटर सीखने की बात आती थी तो केवल क्या दिमाग में आता था, भाई वर्ड सीखना है ना, पावर पॉइंट चलाना सीखना है, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती थी। आज बच्चे का सिनेरियो बदल गया है। ये जो चीजें हम 11th-12th में आके सीखते थे कंप्यूटर में, वो आज बच्चा दूसरी तीसरी चौथी क्लास में सीख ले रहा है, राइट। क्योंकि सबके घर में लैपटॉप है, सबके घर में कंप्यूटर है, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा है जिसको ये सारी चीजें आती हैं, राइट। और डेली नीड में भी आजकल चीजें थोड़ा थोड़ा यूज होने लग गई हैं, तो बच्चे पहले से पहले यूज करने लग गए। तो आपको समझना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना वाले हो या करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये कि आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का प्लान है, राइट। अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में आपको प्रिपरेशन बीटेक थर्ड ईयर में आपको गेट का एग्जाम लिखना है और आपका प्लान है कि नहीं थर्ड ईयर में ही मुझे अच्छी रैंक ले आना है, तो उस केस में आपको बीटेक फर्स्ट ईयर से ही आपको धीरे धीरे प्रिपरेशन चालू कर देना है, और सेकेंड ईयर से तो काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चालू कर देना है। और इसी सारी चीजों को मुद्दा रखते हुए, इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि ये जो निर्वाण बैच जो आया है, राइट। अब इस निर्वाण बैच में हमारा जो टारगेट है, जो हम लोगों ने सोचा है, जो हम लोग कर रहे हैं इम्प्लीमेंट, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ऐसा बैच कभी आया नहीं, राइट। और इसका जो हम लोगों ने डिस्कशन किया जब हम लोग काम कर रहे हैं, राइट, वो बेसिकली फोकस ये है कि सेमेस्टर में मार्क्स नहीं बिगड़ने चाहिए। और एक्चुअली में ये बहुत बेनिफिशियल है। पिछले 2-3 सालों में देखे हैं, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन, स्पेशली वो एग्जाम जो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, राइट, जैसे गेट हो गया, राइट, तो उसका प्रिपरेशन करता है ना, तो उसके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं सब्जेक्ट के। और फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो सेमेस्टर में भी मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, राइट। लेकिन इसके लिए आपका जो प्लानिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा, राइट, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, राइट। कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो जो तरीका था ना कि लास्ट के 2-3 महीने पढ़ेंगे और 1-2 महीने पढ़े, कुछ लोग तो 1 हफ्ते पहले पढ़ाई चालू करते हैं एग्जाम के, और वो भी ठीक ठाक नंबर ले ही आते हैं 60-70% तो उनके भी बन जाते हैं, 6-7 सीजीपीए तो वो भी लेके आ जाते हैं, राइट। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, करेक्ट। तो बीटेक फर्स्ट ईयर आज के पहले हम खुद ही लोगों को सजेस्ट करते हैं नहीं बीटेक सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो, लेकिन भाई जमाना बदल रहा है, हमको ही बदलना पड़ेगा। हम खुद ही आज बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप बीटेक फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन चालू करो, राइट। इवन हमारा खुद का रिलेटिव है जो अभी बीटेक में एडमिशन लिया, तो उसको हमने सर लास्ट ईयर की बात है, उसने जैसे ही बीटेक में एडमिशन लिया मैंने खुद ही सजेस्ट किया कि भैया अभी से सोचने लग जाओ कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका गेट में हेल्प करेंगे। अब बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर आप देखिए, लेट्स से कोई बच्चा मैकेनिकल से है, राइट, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आपके यहाँ एक सब्जेक्ट होगा, उसको पूरा तवज्जो दीजिए, पूरी तवज्जो दीजिए, ठीक है। मैथ्स हो गई, राइट, M1 M2 M3, इसको पूरी तवज्जो, क्योंकि ये गेट में भी है सेमेस्टर में भी है, राइट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया या बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, ये आपको गेट में भी हेल्प करेगा, सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। एप्टीट्यूड हो गया, राइट, इंग्लिश हो गया, प्रोफेशनल लैंग्वेज एक पढ़ते हो आप लोग, जनरली इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तो इंग्लिश जो हो गया, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट होता है, तो वो जो सब्जेक्ट हो गया वो बीटेक में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट में भी है। तो वो सारे सब्जेक्टों पे आपको शुरुआत से ही अगर आप फोकस करते हो तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो, बाकी बच्चे समझ, बस केवल आपका पढ़ने का जो तरीका है ना वो थोड़ा
अच्छा हो गया है या हायर लाइक लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है। जनरली बच्चा क्या करता है ना, जब सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा होता है तो उसको पता होता है कि आज हम सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे और कुछ इस हिसाब से पढ़ना है कि बहुत ज्यादा दिन तक याद रहे ना रहे, चीजें कैसे न कैसे समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ रही मगअप हो जाए और जाके एग्जाम में लिख देंगे, एग्जाम के बाद तो वैसे भी इसका काम नहीं है। लेकिन अगर आप साइमल्टेनियसली गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये फिर काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, राइट? समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, राइट? अगर आप समझने के बाद भी आप समझ समझ के नहीं पढ़ रहे हो तो आप ना समझ हो, सिंपल सी बात है, राइट? तो अब करना क्या है इसके लिए, करना बहुत सिंपल है, करना बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया कि 8 सीजीपीए या उससे ज्यादा सीजीपीए मेंटेन करते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या है। पहली बात तो बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, राइट? इंटर्नशिप में भी कई बार जब इंटर्नशिप के लिए आपका ऑप्शन कॉलेज में जब आपके इंटर्नशिप के लिए कंपनियां आती हैं तो कई बार सीजीपीए के बेसिस पे सेलेक्ट करती हैं, ठीक है? हेल्प इन हायर स्टडीज, स्पेशली जब आप हायर स्टडीज में जा रहे हो, एमटेक में जा रहे हो, एमएस में जा रहे हो, तो एकेडमिक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट? क्रिएट एकेडमिक कॉन्फिडेंस, लाइक आपको कॉन्फिडेंस तो आता ही है। बैकअप ऑप्शन फॉर द फ्यूचर, ये एक तरीके से बैकअप ऑप्शन है। अब जब बात करते नहीं सर हमको तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, पीएसयूज में जाना है, उसके लिए तो सीजीपीए कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फर्क तब नहीं पड़ता है जब आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा हो। अगर आपका 7.5 सीजीपीए का क्राइटेरिया है और 7.5 सीजीपीए प्लस मेंटेन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 7.6 हो चाहे 9.6 हो, राइट? आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि सिलेक्शन वहां पे गेट के बेसिस पे होने वाला है, सिर्फ आपको क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि भैया कैसे कर सकते हैं, दोनों काम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आप गेट, ईएससी, यूपीएससी, एसएससी, जेईई, कैट किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होने वाली है। तो जो जो सब्जेक्ट, सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट है कि मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में है या थर्ड सेमेस्टर में है, जो थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आपके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे। अब वो टेक्निकल सब्जेक्ट कितने टेक्निकल, जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में देखा गया है कि थर्ड सेमेस्टर में आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। उस 5 में से अगर देखोगे तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट, 3 से 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे, 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट ऐसे होंगे जो गेट में भी कॉमन होंगे। ध्यान समझिएगा, मतलब सेमेस्टर में भी वो 3 सब्जेक्ट हैं और गेट में भी वो 3 सब्जेक्ट। थर्ड सेमेस्टर में जनरली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका आ जाता है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो, मैं एग्जांपल के लिए मैकेनिकल ले रहा हूं, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका आ जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाता है, या किसी किसी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाता है, या फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो में 2 या 3 सब्जेक्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सब्जेक्ट गेट में भी कॉमन है, तो आप उन सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, उन सब्जेक्ट को क्या दोगे, ज्यादा प्रायोरिटी। अब 5 में से 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो गेट में कॉमन है, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो 2 सब्जेक्ट आपके हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, उनका प्रिपरेशन सिर्फ सेमेस्टर के लिए आप करिए, मतलब somehow try to manage the good score, good CGPA, that's it, राइट? मैं क्या बोला फिर से समझिएगा, थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो गेट में कॉमन है, 2 सब्जेक्ट कॉमन नहीं है। इवन आपने देखा कि मोस्टली वो किसी इंजीनियरिंग के एग्जाम में फ्यूचर में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट को आपको कम से कम टाइम देके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ना है। चीजों को मगअप करना पड़ जाए, चीजों को बस रट्टा मारना पड़ जाए, या चीजों को समहाउ आपको उस चीज में अच्छे नंबर लेके आने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कोई गोल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 3 सब्जेक्ट आपके बचे हैं, उन जो गेट में भी कॉमन है, उनको आपको इन डेप्थ पढ़ना है, फ्रॉम वेरी बेसिक, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड सेमेस्टर के शुरुआत से ही वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर। जो 2 हैं वो तो भले शुरुआत में आप ऐसे ही मैनेज करते रहो, लास्ट में जाके आप उसको ज्यादा पढ़ लो, राइट? लेकिन ये सब्जेक्ट आपको शुरुआत से ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, राइट? अगर आपने कोचिंग क्लासेस ले रखी है तो उनके लेक्चर आप अटेंड करेंगे, राइट? और उनके लिखने के बाद आप दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करेंगे। सर लेकिन गेट के लिए तो कुछ अलग होगा, सेमेस्टर के लिए अलग होगा, अलग कैसे हो सकता है तुम बताओ? क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, ये बात मैं मानता हूं,
लेकिन ये नहीं हो सकता कि कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, क्या गेट के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग है, ईएससी के लिए गेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग है, और सेमेस्टर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग है? अरे है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, आंसर देने का तरीका बदल जाता है, पर कोर कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाता है यार। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि जिससे कि आप सेमेस्टर में और गेट एग्जाम में एक तालमेल बैठा के चलना है। और ये तभी हो पाएगा जब सेमेस्टर के वो सब्जेक्ट जो गेट में कॉमन है उनको आप बढ़िया से पढ़ते चलो, ठीक है। तो जैसे थर्ड सेमेस्टर में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ो। क्यों सर? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए आपके उसमें नहीं है थर्ड सेमेस्टर में, तो आप मत पढ़ो। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, बस यही सब्जेक्ट पढ़ो। अगले सेमेस्टर में जाओगे तो प्रोडक्शन भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा। अगले सेमेस्टर में जब जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लो। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब भी आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेमेस्टर के में अच्छे नंबर लाने की बात हो रही है, तो आपको एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और वो सब्जेक्ट जो गेट और सेमेस्टर दोनों में कॉमन है, उनमें लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ेगा, उनका इसेंस समझना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट समझना पड़ेगा, ना कि मगअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मगअप किया तो आप भूल जाओगे। जो चीजें आप मगअप करते हो, यू कैन नॉट रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम। इफ यू वांट टू रिटेन सम कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा, राइट? तो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन और रिवीजन। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिएगा, राइट? ध्यान समझिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है। अब मैं 3 पार्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहला, जब भी आप कॉलेज में जा रहे हो, तो कॉलेज मैंने जनरली देखा है, बच्चों को लगता है कि कॉलेज का टाइम तो मस्ती मजाक के लिए है, कॉलेज में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो घर पे जाके कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉलेज प्लस गेट का प्रिपरेशन साथ में साइमल्टेनियसली चलता रहे, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कॉलेज का काम कॉलेज में ही खत्म करना पड़ेगा। आप कॉलेज जाते हो लेकिन लेक्चर बंक मार देते हो, क्या क्या लॉजिक है इस बात का? कॉलेज आप गए हो तो आप लेक्चर में बैठिए। अब कई बार आप लेक्चर में बैठे रहते हो लेकिन सुनते ही नहीं हो, अरे पढ़ लेंगे बाद में। बाद में क्यों पढ़ लेंगे, वो टाइम तो वेस्ट हो गया ना। तो आप क्लास में बैठ के समझिए कि क्या टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको समझने की कोशिश करिए, कम से कम आपका टाइम बचेगा। नाउ पॉइंट कमिंग टू लाइक, आपको असाइनमेंट करने हैं, आपका कोई फ्री पीरियड है या फिर कोई टीचर नहीं आया है, या कभी भी आपको फ्री टाइम मिल जाता है, आप उस टाइम पे कुछ नहीं तो कॉलेज का असाइनमेंट ही लिख डालिए, प्रोजेक्ट की फाइल लिख डालिए, राइट? एक्सपेरिमेंट की फाइल लिख डालिए, करेक्ट? तो जो भी आपको एडिशनल टाइम मिलता है, आप कॉलेज का काम कॉलेज में ही कंप्लीट करने की कोशिश करो, करेक्ट? ठीक है, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो 1-2 घंटा घर पे दे देंगे, हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? अब भाई मैंने बताया जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप बेसिक थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको बनाइए, उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। वो शॉर्ट नोट्स आपको सेमेस्टर में भी रिवाइज करने में हेल्प करेगा और गेट में भी रिवाइज करने के लिए हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कोर सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमन है दोनों एग्जाम में, राइट? जो दोनों एग्जाम में कॉमन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। पीवाईक्यू, अब आपको पीवाईक्यू सबका नहीं कर रहा है, केवल जिस सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो गेट में कॉमन है उनके पीवाईक्यूज करते चलिए साथ में, करेक्ट? और वीकली मॉक टेस्ट देते चलिए, करेक्ट? ये एडिशनल काम आपको करना है, क्योंकि एक बात सही है कि पीवाईक्यू अगर आप करते हो तो सेमेस्टर से पीवाईक्यू का कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? वीकली मॉक टेस्ट का कोई लेना देना नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा काम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी करना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको सीजीपीए मेंटेन करने के लिए भी करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर और कौन से पॉइंट, तो मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए, करेक्ट? जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं और जो गेट में सब्जेक्ट कॉमन है उनका एक बढ़िया तालमेल बना के चलेंगे। कोशिश करेंगे कि कॉलेज का काम कॉलेज में ही खत्म हो जाए, घर पे जब भी आप पढ़ो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ो, करेक्ट? ठीक है, एग्जाम टाइम पे थोड़ा मैनेज कर लेंगे, लेकिन कम से कम बाकी दिनों में तो आप ऐसा ही करो, ठीक है? तो कॉलेज का टाइम आप वेस्ट मत करो। कॉलेज में आप 6 से 7 घंटे रहते हो, 6 से 7 घंटे आप वेस्ट नहीं कर सकते, प्लीज।
ज्यादातर बच्चे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के पर्पज से जाते हैं। अटेंडेंस का पर्पज तो फुल हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आपको वो टाइम को भी यूटिलाइज करना है, राइट। अगर मान लीजिए कॉलेज में कुछ बहुत वैसा अभी नहीं असाइनमेंट है कुछ नहीं है, तो नहीं कुछ तो डीपीपी लेके चले गए। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया आज, राइट, उसका डीपीपी है, वो डीपीपी आपके मोबाइल पे रहता है, पीडीएफ लेके चले गए। अब जब भी कॉलेज में फ्री टाइम मिल रहा है तो बीच बीच में 2-2 4-4 क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। क्या दिक्कत है इस बात में? क्या दिक्कत है? मान लीजिए आप डे स्कॉलर है, राइट, आप बस से जाते हो, बस से आते हो, 2 घंटे आपको लग जाता आने जाने में, राइट। अब उस 2 घंटे में 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या दिक्कत आ रहा है? लेकिन हाँ, हुल्ला से टाइम मिले तब ना, राइट। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिया। ये देखो, यही लिखा है, नेवर वेस्ट अ स्मॉल टाइम गैप। वो राइट, एक पीरियड के बीच से वाले ओवर हुआ, दूसरा टीचर आने में 5-10 मिनट लग ही जाता है, तो वो जो 5-10 मिनट है, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना यार, राइट, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना। शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो कम से कम शॉर्ट नोट्स एक बार फेर तो सकते हो ना। पीवाईक्यू अगर आपको सॉल्व करना तो 1-2 पीवाईक्यू तो सॉल्व कर ही सकते हो ना उस टाइम पे। तो आप देखते हो 1 घंटे का लंच ब्रेक मिल गया, लंच करने में कितना टाइम लगता है? 15-20 मिनट, नहीं कुछ तो 2-4 क्वेश्चन ही लगा डाले, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि भाई साहब दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली हो जाएं। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम साइमल्टेनियसली अच्छा हो रहा है। अभी मैंने देखो सीजीपीए कैसे मेंटेन होगा इसका मैंने बता दिया कि कॉलेज का काम कॉलेज में करने की कोशिश करो, कॉलेज के यार बर्बाद करने की कोशिश मत करो, अटेंडेंस के लिए सिर्फ कॉलेज मत जाओ, जब कॉलेज जाओ तो वहां पे कॉलेज के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ो और उन चीजों को कोशिश करो कि वहीं के वहीं आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब गेट के लिए स्पेशल क्या करना है? गेट के लिए स्पेशल बस एक काम करना है। अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन रखना चाहते हो तो एक काम आपको करना है, और वो काम क्या है? वो काम ये है कि आपको 2 स्लॉट मिनिमम बना के रखना है, राइट। ध्यान समझिएगा, आपको 2 स्लॉट मिनिमम बना के रखना है। कौन सा स्लॉट होगा? एक होगा कॉलेज जाने से पहले। मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो है वो 9-10 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होते, राइट। तो आपके पास सुबह 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो यार। कितने बजे? 6 बजे तो उठ ही जाते होगे। तो मुझे ऐसा लगता है एक बच्चे को 2 घंटे सुबह सुबह का एक स्लॉट फिक्स बनाना चाहिए। उसमें सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए, मैथ्स और एप्टीट्यूड। 2 घंटे सुबह सुबह आप मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़िए डेली, ठीक है। तो आपका क्या होगा? 2-4-5 महीने में, 6 महीने में आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ्स और एप्टीट्यूड 30 नंबर का आता है, अप्रॉक्स 28 to 30 मार्क्स का आता है। किसी किसी ब्रांच में तो इससे भी ज्यादा आता है। तो अब ये 30 नंबर अगर आपको अच्छे से ग्रैब करने, तो फिर भैया सुबह के 2 घंटे आप इसको अलॉट कर, 30 नंबर का तो काम हो गया। 30 नंबर का तो काम हो गया ना भाई। 25 नंबर का चलो अच्छा काम हो गया। तो 25 नंबर तो केवल सुबह के 2 घंटे आपने डेडिकेट कर दिए, बाकी दिन छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करना है कि कॉलेज में आप चले गए, मान लीजिए सुबह 2 घंटे आपने मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़ा, उसके बाद आप सीधे कॉलेज के लिए चले गए। कॉलेज में आपने कोशिश किया कि कॉलेज का काम कॉलेज में ही कर लें, ठीक है। कॉलेज से आप लौट के आते हो, 4 से 5 बज जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेते हो, इधर उधर घूमते हो घामते हो, 6-7 बज गया। 7 बजे से लेके अगर कुछ भी कॉलेज का काम बचा हुआ है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो 1-1.5 घंटे और दे दो, राइट। राइट, तो 1-1.5 घंटे आप क्या कर दीजिए और दे दीजिए। 1-1.5 घंटे आपने और दे दिया तो 9 बजे तक मेनली आपका सारा काम खत्म हो गया। अब 9 बजे जब सो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, अभी कम से कम 2 से 3 घंटे और देना है आपको। 2 से 3 घंटे कम से कम आपको और देना है। एक फिक्स स्लॉट आपको बनाना है, वो टाइमिंग कुछ भी हो सकती है आपके हिसाब से, पर एक फिक्स स्लॉट इवनिंग में भी बनाना है। अब इस फिक्स स्लॉट में आप क्या करेंगे? एक टेक्निकल सब्जेक्ट पकड़ेंगे। कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट? जो आपके सेमेस्टर में कॉमन हो, ताकि सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी होती रहे और इसकी भी प्रिपरेशन होती रहे। अब वो आप कैसे करेंगे? उसमें आपको सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर जब अटेंड कर रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, करेक्ट, नोट्स बनाते चलो। जब एक चैप्टर हो जाएगा तो उसका डीपीपी सॉल्व कर लो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। हर वीक के एंड में वीकली टेस्ट होता है, संडे संडे आप टेस्ट दे दो। जब संडे आ रहा है, ध्यान समझिएगा, तो संडे को आपको क्या करना? कॉलेज का तो कोई लोड है नहीं, लेकिन हो सकता है पूरे हफ्ते में कुछ ऐसा काम हो जो आपका पेंडिंग रह गया हो कॉलेज का, तो कम से कम 2-3 घंटे आप कॉलेज के काम के लिए दे दीजिए, करेक्ट। और बाकी जो 2-3-4 घंटे हैं, अगर आपका कुछ भी बैकलॉग है, जो आपका कोचिंग क्लासेस चल रहा है, जो आपका मतलब पीडब्ल्यू के साथ अगर आप क्लास ले रहे हो, तो जो पीडब्ल्यू के साथ क्लासेस चले, अगर इसमें कुछ बैकलॉग है तो वो बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए और वीकली टेस्ट दीजिए। बस इतना करना है। मतलब मंडे टू, कई सारे कॉलेज तो मंडे टू फ्राइडे ही चलते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तब तो और मजे हैं।
तो ये एकदम फिक्स शेड्यूल है, मंडे टू सैटरडे आपको डेली 2 स्लॉट, एक स्लॉट में मैथ्स, एक स्लॉट में टेक्निकल सब्जेक्ट, और मंडे टू सैटरडे में डे टाइम में आपको कॉलेज का काम कॉलेज में ही मैनेज करने की कोशिश करिए, ठीक है। और संडे के दिन अगर कोई भी बैकलॉग बचा हुआ है, या तो कोचिंग के क्लासेस में या फिर कॉलेज के क्लास में कुछ भी बैकलॉग बचा हुआ है एक वीक का, वो संडे को कवर कर लीजिए और वीकली टेस्ट दे दीजिए, बस इतना आपको करते जाना है और कुछ नहीं करना है, राइट। अब सेमेस्टर के पढ़ने में और सेमेस्टर प्लस गेट के पढ़ने में एक और डिफरेंस है। जब सेमेस्टर के लिए बच्चा पढ़ता है ना, तो बस खाली पढ़ता ही रहता, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डेरिवेशन पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता। तो आपको क्या करना है, अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जस्ट रीडिंग से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़े। हाँ, वो जो सब्जेक्ट है जो कॉमन नहीं है, राइट, वो केवल सेमेस्टर में है, गेट में है ही नहीं, उसमें आप थोड़ा बहुत उस हिसाब से कर सकते हो जिस हिसाब से सेमेस्टर का पेपर आता है, ठीक है, उस हिसाब से कर सकते हो। और जब भी आप गेट कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक में देखिए कि भैया गेट में इसका क्या वेटेज है, गेट में कैसे पूछा जा रहा है। तो हाई वेटेज टॉपिक को ज्यादा थोड़ा टाइम दीजिए, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, करेक्ट ना। और मैंने बताया शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला नोट्स बनाइए, ये सब आपको लास्ट मोमेंट में याद करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, राइट, कुछ लाइक मैंने बताया कि जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि भैया 100 में, इवन जो चीज मैंने सीजीपीए के लिए बताई वो चीज गेट के लिए भी लागू होती है। 100 में से 100 नंबर ले आओगे तो चांद में काम करने नहीं जाओगे, काम एनटीपीसी आईओसीएल में ही करना है, राइट, या फिर आईएससी बैंगलोर में ही पढ़ना है। तो भाई अगर अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाता है, आपको लग रहा है कि आप बोलो सर हमारे तो एक सब्जेक्ट छूट गया सर, अब कैसे होगा, अब तो गेट नहीं हो पाएगा। अरे ये क्या बात है, एक सब्जेक्ट डिसाइड थोड़ी ना करता है गेट का। एक सब्जेक्ट मान लो छूट गया, कितने नंबर का होगा, 5 से 7 नंबर का होगा। अब 5 से 7 नंबर का छूट गया तो तब भी 90 नंबर का पोटेंशियल है ना, 90 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो 80-85 नंबर तो आ ही जाएगा ना। अरे भाई छोड़ो, 70 प्लस नंबर में, 70 प्लस मार्क्स में भी पीएसयूज मिल जाते हैं, और 60 प्लस मार्क्स में तो आईआईटी मिल जाता है। अब ये सिनेरियो है। आपको क्या लगता है 100 मार्क्स लाने वाले ही सिर्फ सक्सेसफुल हो रहे हैं क्या? और जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करें, जिनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, वो एक सबसे बड़ा मिस्टेक है, राइट। इसीलिए मैंने प्रॉपर प्लानिंग का पार्ट बताया कि सुबह और शाम का टाइम तो फिक्स ही कर लो, करना ये प्लानिंग में आपके हेल्प करेगा। यूजिंग टू मच रिसोर्सेस, राइट। अभी क्या है, आपको गेट का प्रिपरेशन करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि भैया थर्मोडायनामिक्स पहले शिवम सर से पढ़ेंगे, ओके, अब वो बुक से पढ़ेंगे, ओके, अब उनसे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप एक जगह पे भरोसा रखो, करेक्ट। अगर आप तो शिवम सर के लेक्चर देखो पहले 1-2 लेक्चर, आपको लगता है नहीं यार ये आदमी तो सही पढ़ा रहा है, तो सिर्फ शिवम सर के लेक्चर देखो। आपको 2-4 लेक्चर या एक चैप्टर पढ़ के लग रहा है नहीं नहीं यार ये मजेदार नहीं पढ़ा रहे, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत है, आप दूसरे फैकल्टी को पकड़ लो, दूसरा रिसोर्स पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है आज की डेट में, राइट, कि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि अच्छा कंटेंट फिल्टर आउट करना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। अब कई बार एक प्रॉब्लम और भी होता है, कभी कभी बच्चा मैं देखता हूँ 14-14 घंटे सो रहा है, किसी किसी दिन 2 घंटे भी नहीं सो रहा है। क्यों? क्योंकि रात में उसका गेम खेलना था, राइट, रात में वो सीरीज देख रहा है। तो ये अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के भी नहीं हो सकता। बीटेक फर्स्ट ईयर से अगर आप कर रहे हो तो आपको गेम भी खेलना होता है कभी कभार, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, कुछ पढ़ाई करनी होती है कभी कभी, कुछ वेब सीरीज, मतलब कुछ भी मूवी भी देखना होता है, सब कुछ ठीक है। पर ऐसा मत करो यार कि किसी दिन मतलब आप सो ही नहीं रहे हो और किसी दिन 2-2 दिन सो रहे हो, तो ये मत करो। एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ काम करो। कभी कुछ देखना है बिल्कुल देख लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, करेक्ट। लेकिन हाँ, हर चीज का एक सिस्टमैटिक है भैया। अगर आपको डन है कि भैया 6 घंटे की मिनिमम नींद तो लेना ही लेना है और 8 घंटे से ज्यादा भी नहीं लेना है, तो भैया उसी हिसाब से अपनी आप प्लानिंग करिए। क्लियर है, राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं भाई, पढ़ते जा रहे हैं पर रिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा है, रिवीजन कुछ भी नहीं हो रहा तो वो भी बेकार है। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन, कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन ही है जो आपको आपको एक अच्छा स्कोर दिलवा सकता है, राइट। तो कुल मिला के चीजें बहुत सिंपल है, राइट, कि आपकी प्लानिंग में अगर है दम तो आप है बाजीराव सिंघम, ध्यान समझिएगा, राइट।
क्योंकि अगर आप बिना किसी प्लानिंग के पढ़ाई कर रहे हो, बिना कोई गोल लिए पढ़ाई कर रहे हो, बस जो सामने आता है पढ़ लेते हो, तो भैया सिलेक्शन कहीं से कहीं तक होने वाला नहीं है। जिसकी प्लानिंग में है दम वही है बाजीराव सिंघम, राइट। बढ़िया चीज बन गई, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, राइट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिवम सर फिजिक्स वाला। अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए पर्सनल लेवल पे, आप डेफिनेटली हमें मैसेज छोड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट जो भी हम लोग देते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। डाउट क्लियरिंग जो भी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी गेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल में मिल जाती है टेलीग्राम चैनल में, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल में मिल जाएगी, राइट। अगर आप किसी और ब्रांच से हैं, राइट, तो आपके लिए ये सिविल से हैं तो ये सिविल का चैनल है, ये केमिकल का चैनल है, ये सीएस का चैनल है, ये मैकेनिकल का है, ये इलेक्ट्रिकल का है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है, ये मेन चैनल हमारा। तो ये चैनल्स जो है आपकी हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या टेलीग्राम में लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।